हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 10 के जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं पर आधारित है, जिसमें मैंने जैव प्रक्रम के पूरे अध्याय को कवर किया है और यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण चैप्टर को और इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। तो आइए देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इस अध्याय में है वो हम ये जानेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे कि क्या होता है जैव प्रक्रम। तो देखिए, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ एक शब्द मिला है क्या, अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई जीव है, मान लीजिए इंसान ही ले लीजिए, इंसान आपके पास मतलब इंसान होता ही है। इंसान की बात करें अगर, तो अगर इंसान है तो ये भोजन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? भोजन को ग्रहण करेगा, जिससे इसका पोषण होगा, श्वसन करेगा, जिससे कि ये जो भोजन खाया गया है इसका क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, इससे एनर्जी प्राप्त हो। दूसरी चीज़, इस शरीर के अंदर जो ब्लड है, फ्लूइड है, उसका वहन होगा और उसके लिए क्या पाया जाएगा, एक होगा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, वहन तंत्र होगा, एक होगा उत्सर्जन तंत्र। हालांकि और भी तंत्र होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से ऐसे तंत्र हैं जो कि अनुरक्षण का कार्य करते हैं। इसके अलावा भी आपके पास में क्या नाम है, कंकाल तंत्र है, पेशी तंत्र है, बहुत सारे तंत्र ऐसे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये तंत्र हैं आपके, पोषण तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, वहन तंत्र हो गया और उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये सभी मिल करके इस जीव शरीर के अनुरक्षण यानी कि इसके पोषण से लेकर के, भोजन को खाने से पोषण होगा, शरीर में कोई टूट फूट हो जाए उसको शुद्ध करने से लेकर के तमाम गतिविधियाँ, जिससे कि इस बॉडी का समस्त नैतिकता बनी रहे। क्लियर हुआ? और यही पूरी संयुक्त रूप से प्रक्रिया कहलाती है क्या, जैव प्रक्रम कहलाएगी। इसमें बाकी चीज़ें भी उनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ पोषण यानी कि न्यूट्रिशन क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, भोजन को ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह बांटा गया है। अब वो कौन से हैं, अगली स्लाइड पर देखते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए, दो प्रकार के होते हैं पोषण। पोषण के दो टाइप हैं। पहला क्या है, स्वापोषी, जिसे बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और ये क्या है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रोफिक आप समझ जाइएगा, ये हेटेरोट्रोफिक है और ये ऑटोट्रोपिक है। तो स्वापोषी में आप जानते हैं कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे हरे पौधे। तो ये कैसा होगा, ये होगा स्वापोषी पोषण। अभी आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है विषम पोषी पोषण, इसका दूसरा पार्ट है। कह रहा है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। जैसे मानव हो गया और अन्य जीव, जैसे बकरी हो गई, शेर हो गया, चीता हो गया, जो भी अपने आसपास आप जीव देखते हैं, पौधों को छोड़ करके सभी कैसे हैं, सभी विषम पोषण हैं। और विषम पोषण में और भी पोषण के तरीके होते हैं, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। आइए अगले देखिए, कह रहा है कि स्वापोषी पोषण किस प्रकार होगा, उस पर आगे कुछ लिखा हुआ है। देखिए, स्वापोषी पोषण हरे पौधे, मैंने कहा कि जो हरे पौधे होंगे वही क्या करेंगे, स्वापोषण को प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, हरे पौधे हो गए और कुछ हैं जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जीवाणु, जैसे कि आपके पास में जो है कुछ होते हैं ग्रीन बैक्टीरिया, कुछ होते हैं सल्फर बैक्टीरिया, वो केमोसिंथेटिक होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं। क्लियर हुआ? आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, बस इस पर एक्सप्लेन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फास्ट रिवीजन है ये। ठीक है, देखिए, वह प्रक्रम जिसमें स्वापोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को
उस ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। अच्छा, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हो सकता है, और जल, और जो है जल के रूप में, या फिर CO2, जल और CO2 दोनों के रूप में लिए जाएंगे, और सूर्य के प्रकाश में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कहने मतलब कि हरे पौधे जो होते हैं वे CO2 और जल और क्या, और लाइट यानी कि प्रकाश, और क्या, और क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक की मदद से क्या बनाते हैं? भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनाते हैं, और यही कहलाती प्रक्रिया क्या? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस बात को एक बार समझ लीजिएगा। अब इसकी रिएक्शन को देखिए CO2 लिया गया है और प्लस में H2O है, और क्लोरोफिल लिया गया है, और सूर्य का प्रकाश उपस्थित है, और क्या बना? और आपके पास बन गया क्या? ग्लूकोज बन गया। O2 रिलीज हो गई, और यहाँ से H2O भी आपका 6 मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा यहाँ 12 H2O हैं, और यहाँ पे कितने हैं? 6 H2O वापस रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके जो मुख्य सवाल बनते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ये तो बस आपको रटने की चीज़ें हैं, आप इसको डेफिनेशन को समझ लीजिए। ये जो लिखी हुई रिएक्शन है इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, पूछता है कभी कभी कि प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया लिखी और उसकी परिभाषा को लिखी, तो रिएक्शन को बिल्कुल आप समझ जाइएगा। CO2 यहाँ पे होगा, जल होगा, क्लोरोफिल को आपको तीर के ऊपर रखना है, सूर्य के प्रकाश नीचे रहेगा, आप ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो, ग्लूकोज बनेगा, O2 रिलीज होगी, 6 H2O भी रिलीज होंगे, यहाँ 12 H2O लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या हो सकती है? ठीक है, रॉ मटेरियल क्या होगा? तो पहली चीज़ सूर्य का प्रकाश होना चाहिए जो कि यहाँ पे है, क्लोरोफिल होना चाहिए जो कि यहाँ पे मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि CO2 तो ही कन्वर्ट होती है कहाँ? ग्लूकोज में। इसकी आगे भी हम चर्चा करेंगे, बताएंगे इसको विस्तार से। दूसरी चीज़ वाटर होना चाहिए। अच्छा, स्थलीय पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? स्थलीय पौधे यानी जो ज़मीन पर है वे CO2 प्राप्त करेंगे वातावरण से, लेकिन जो जलीय पौधे वह कहाँ से प्राप्त करेंगे? वो प्राप्त करते हैं पत्थरों से, नीचे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। क्लियर हुआ? आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मिट्टी से ही नहीं, जैसे जलीय जीव जो होते हैं, कौन से? जलीय जीव। जो जलीय जीव CO2 छोड़ते हैं, उसी CO2 को कौन लेते हैं? जलीय पौधे, जल में डूबे वाले पौधे होते हैं। क्लियर हुआ? जल जो स्थलीय पौधे हैं वो जड़ों से लेंगे। क्लियर हुआ? और जो जलीय पौधे हैं वो तो आपको पता ही है, जल उसमें से ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे क्या होता है देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहली चीज़, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होगा। पहला पॉइंट ये है कि क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होगा वो लाइट एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, और जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन यानी अपघटन। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे H2O है, ये H+ जनरेट करता है, और यहीं से O2 भी निकलती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में O2 निकलती है, वो निकलती है कहाँ से? H2O से निकलती है। कभी भी CO2 मत टिक करिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत बार आता है और आप गलत नहीं करना इसको। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। क्लियर हुआ? यानी कि एक बार इसको समझ लीजिए, फिर से एक बार समझिए, इसको इंपॉर्टेंट रहेगा ये। H2O से बनेगा क्या? H2O से बनेगा O2 लिखा हुआ है। CO2 आपकी कन्वर्ट होगी किस में? ग्लूकोज में, यानी कि C6H12O6 में। ध्यान रहेगा, H2O से क्या बनेगा? H2O से बनेगा आपका ऑक्सीजन बनेगा, और CO2 कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। ये पॉइंट क्लियर रहेगा? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रंध्र, स्टोमेटा बहुत पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं। क्लियर हुआ? छोटी सी डिफिनीशन थी। रंध्रों के प्रमुख कार्य पूछता है, तो पहला कार्य तो यही है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। पत्ती, अगर आप पत्ती देखें कभी, हालांकि देखा जरूर होगा, पत्ती पे जो है छिद्र होते हैं, ये इस पे पाए जाते हैं छिद्र, और इतने सूक्ष्म होते हैं, आपको ऐसे नहीं देखेंगे, आप देखने लग जाओ छिद्र आपको दिखाई नहीं दे रहा कहोगी तो गुरुजी कहते दिखेंगे, लेकिन वो दिखेंगे नहीं आपको। ठीक है, उसके लिए माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए उसको देखने के लिए। ठीक है, तो ये छिद्र दिखते नहीं हैं, और ये पत्ती की दोनों सतह पर होते हैं, अधिकतर निचली सतह पर ज़्यादा होते हैं। आगे देखिए,
तो इन्हीं छिद्रों से गैसीय आदान प्रदान होता है। किसमें? फोटोसिंथेसिस में जो गैसीय आदान प्रदान, आप जानते हैं कि CO2 को लिया जाता है और O2 को छोड़ा जाता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। और ये गैसों का जो आदान प्रदान है वो किससे होता है? रंध्रों से होता है, स्टोमेटा से होता है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल वाष्प के रूप में इन्हीं रंध्रों से बाहर निकलता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए इसका डायग्राम पूछता है, तो देखिए यहाँ पे ये है क्या? ये है आपका रंध्र, ये छिद्र जो दिख रहा है ये रंध्र है। इसके बगल में दो कोशिकाएं, एक इधर बड़ी सी कोशिका ये दिख रही है, ये है द्वार कोशिका। देखिए ये है क्या? ये है द्वार कोशिका। इसके बाहर की जितनी भी कोशिकाएं आपको दिख रही हैं सभी सहायक कोशिकाएं हैं, और इसके बाहर की जो कोशिका उसे बोलते हैं अधिचर्म या एपिडर्मिस सेल बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। आइए आगे लिखा हुआ है कि रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते एवं बंद होते रहते हैं। और इसके खुलने के लिए अगर कभी पूछे तो पोटेशियम जिम्मेदार होता है। पोटेशियम K+ के रूप में इसे जिम्मेदार इसको मानते हैं। H+ भी जिम्मेदार होता है इसके खुलने और बंद होने में, लेकिन मेनली अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप ये कहना कि H2O यानी कि जो H2O है जब ये द्वार कोशिकाओं में भर जाएगा तो ये द्वार कोशिकाएं फूल जाएंगी और रंध्र खुल जाएगा। जब ये बाहर पानी निकल जाएगा, वैसे बाहर निकल जाएगा H2O, तो ये सिकुड़ जाएंगे और रंध्र आपका बंद हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कह रहा कि विषमपोषी पोषण, मैंने कहा था कि इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो विषमपोषी पोषण देखिए, पहला है प्राणिसम पोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण और अगला है परजीवी पोषण। होलोजोइक प्राणिसम का मतलब क्या हुआ कि जो उच्च श्रेणी के जीव हैं, स्तनधारी जैसे होते हैं, स्तनधारी, इनमें जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो देखिए जैसे इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करता है मुख के द्वारा। क्लियर हुआ? मुख के द्वारा इसको ग्रहण करता है तथा उसका पाचन अपने शरीर के अंदर करता है। लेकिन ध्यान रखना, अमीबा कोई स्तनधारी नहीं है, यह एक कोश के जीव है लेकिन मानो एक स्तनधारी है। ध्यान रखिएगा, अमीबा जो है भोजन को जैसे इंसान अपने मुख में ग्रहण करता है वैसे ही ये मान लीजिए अमीबा है। अभी आगे इसको एक बार दिखाएंगे आपको। इसके जो ये आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया, और इसी से भोजन को अंदर ये लेता है और फिर ये बंद हो जाता है। ठीक है, खाद्य रिक्तिका बनती है फिर ये बंद होता है। तो भोजन को ग्रहण करता है, फिर इसका पाचन होता है, फिर इसको बाहर रिलीज भी कर देता है। अगला मृतजीवी पोषण में मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर पर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे फफूंदी हो गया और कवक हो गया। अगला है परजीवी पोषण। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल हो गया, पौधों के तनों पर चिपकी रहती है। जूं हो गया, लोगों के जूं हो जाते हैं बालों में। फीता कृमि जो कि आप जानते हैं पेट में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। आगे अमीबा में पोषण देखिए, मैंने कहा था अभी दिखाएंगे। देखिए ये है अमीबा और देखिए ये खाद्य कण है, और देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे ये एक खाद्य कण अमीबा के नज़दीक पहुँच रहा है इस जगह पे। यहाँ देखिए अमीबा में ये जो पादाब हैं ये बाहर निकल करके उस भोजन को अपने अंदर ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए वो भोजन बिल्कुल अंदर ले लिया गया और ये जो मार्ग है ये बंद कर लिया गया। अब ये अंदर क्या बन गई? अंदर बन गई खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल बन गई। और फूड वैक्यूल बनने के बाद में इस भोजन का होगा क्या? इसका होगा पाचन। यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद खाद्य रिक्तिका बनेगी, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी बात कहता है कि खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है। जो भी आपके जटिल पदार्थ होंगे वो किस में जाएंगे? सरल सिंपल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। अगले पॉइंट पे बचा हुआ अपच कोशिका की सतह से बाहर निकाल देंगे और ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित हो जाता है। इस प्रकार होता है पोषण किसमें? अमीबा में। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। तो देखिए पैरामीशियम में पोषण की जो प्रक्रिया है ये जरा देख लेते हैं। देखिए पैरामीशियम में पच्छाम पाए जाते हैं, इसे सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया पाए जाते हैं और ये पूरी कोशिका को सतह से ढके रहते हैं। अगर पैरामीशियम की बात करें, अगर ये मान लीजिए पैरामीशियम है तो इसकी पूरी सतह पे क्या पाए जाते हैं? सीलिया। ऐसे पूरी सतह पे सीलिया पाए जाते हैं और इन्हीं सीलिया की मदद से भोजन को ये ग्रहण करते हैं। भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। इसके भोजन के लिए एक मुख होता है, यहाँ पे दो बड़े सीलिया होते हैं। ठीक है, और भोजन को ये ग्रहण करते हैं। पैरामीशियम में भोजन की ग्रहण की जो प्रक्रिया वो भी अमीबा की तरह ही होती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला देखिए मनुष्य में पोषण की जो प्रक्रिया है उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। देखिए
मनुष्य में पोषण के कई चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण है भोजन का अंत ग्रहण, भोजन का अंत ग्रहण। दूसरा है अंत ग्रहण होने के बाद भोजन का होगा क्या, पाचन होगा। उसके बाद होगा अवशोषण, उसके बाद होगा स्वांगीकरण, उसके बाद होगा बहिक्षेपण। क्लियर हुआ? पूरी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि आहार नाल, अगर हम आहार नाल की बात करें तो मुख से लेकर के गुदा तक, कहाँ तक, गुदा तक एक कैनाल सिस्टम यानी कि एक आहार नाल है जो कि पूरे पाचन तंत्र को अपने अंदर समाहित करती है। कहने का मतलब मुख से गुदा तक की क्या है, हमारा पाचन तंत्र है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम मुख की बात करें तो मुख में भोजन का क्या होगा, अंत ग्रहण होगा। दांत उसके बाद आएंगे, दांत भोजन को चबाएगा। जीभिया क्या करेगी, भोजन को लार से मिक्स करेगी। फिर लार ग्रंथियाँ क्या करेंगी, ये लार को बाहर स्रावित करेंगी और जो लार ग्रंथियाँ हैं इनसे निकलने वाले रस को बोलते हैं लार रस, या NCERT में कहा गया है लाला रस। क्या कहा गया है, लाला रस भी कहा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये जो लार रस है या जो लार है ये स्टार्च को किसमें, माल्टोज में चेंज करती है। क्लियर हुआ? अब आइए भोजन ग्रसिका, भोजन ग्रसिका की बात करते हैं। तो ये जो है मुख से आमाशय तक होती है। नहीं, अगर हम अभी आगे डायग्राम देखते हैं, फिलहाल मुख से आमाशय तक होती है और ग्रसिका में क्रमाकुंचन गति होती है जिससे कि भोजन आगे आमाशय में पहुंच पाए। ध्यान दीजिएगा, ग्रसिका की जो मांसपेशियां हैं उनमें संकुचन हमेशा होता रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे, फिर देखते हैं क्या है। देखिए मानव का पाचन तंत्र बना हुआ है, मुख है और इसे बोलते हैं माउथ कैविटी, मुख गुहा। यहाँ पे जिह्वा है, आप देख सकते हैं, इसी को मैंने कहा था ग्रसिका। यहाँ से यानी मुख से आमाशय तक की जो है ये आपकी ग्रसिका है। ग्रसिका की खास बात ये है कि इसमें कोई पाचन नहीं होता, नो डाइजेशन, इसमें कोई पाचन नहीं होता, कोई पाचन, इस बात को नोट कर लीजिएगा, नहीं होता। कहाँ नहीं होता, ग्रसिका में नहीं होता, ग्रास नली में कोई इसमें पाचन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, आमाशय में आते हैं। आमाशय की खास बात यह है कि इसमें जठर रस होता है। क्या होता है, अभी हालांकि पढ़ेंगे, जठर रस होता है और इस जठर रस में HCl होता है और अंदर की जो दीवार है उसमें म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस। अभी आगे सब डिटेल पढ़ेंगे, एक बार सभी को हम देख लेते हैं। यकृत, यकृत क्या करता है, ये जो है पित्त का निर्माण करता है और इसी में होती है क्या, पित्ताशय, और इसी में पित्त इकट्ठा होता है। आगे देखिए पित्त नली जो कि पित्ताशय से आकर कहाँ जुड़ी है, आपकी जुड़ी है कहाँ, ग्रहिणी में जुड़ती है। कहाँ जुड़ती है, ग्रहिणी में जुड़ जाती है। आगे अग्नाशय, अग्नाशय आप देख सकते हैं यहाँ पे अग्नाशय बना हुआ है। इस अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचक रस होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ देखिए परिशेष का अपेंडिक्स जो कि बड़ी आंत से जुड़ी हुई है और हालांकि ये जो है एक अवशेषी अंग के रूप में होता है इंसानों में, लेकिन जानवरों में यानी कि जो घास खाने वाले होते हैं, पौधे खाने वाले जो जीव होते हैं, मतलब जानवर होते हैं, उनमें इसका विशेष काम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होते हैं आर्की बैक्टीरिया जो कि सेलुलोज का करते हैं क्या, पाचन। लेकिन इंसान तो खाता नहीं है घास फूस, तो उसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए छोटी आंत, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये छोटी आंत है और ये जो साइड में आपको दिख रहा है बड़ी आंत है, ये क्या है, बड़ी आंत, या इसे कोलन बोलते हैं। और लास्ट में अंतिम जो है गुदा द्वार, ठीक है, एनस। तो इस तरह से ये पूरा जो है पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अब देखिए आमाशय की मैंने बात की, आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं, इनसे निकलता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl और श्लेष्म, तीनों का काम करते हैं। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है एक, ठीक, क्या है ये, प्रोटीन पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया को सहायक, ये जो पेप्सिन है इसको एक्टिवेट करता है, कौन, HCl करता है। और श्लेष्म का तो काम आप जानते ही हैं, आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से क्या करता है, रक्षा करता है। क्लियर हुआ? ये सब पूछे गए पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से सवाल आता है और यहाँ से कई सारे अम्ल हैं, मतलब कई सारे पाचक रस हैं, उनको याद करने की ज़रूरत है। तो देखिए छोटी आंत से निकलता है आंतरस। क्या निकलता है, आंतरस, इंटेस्टाइनल जूस निकलता है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे जो आंतरस है ये क्या काम करता है, पहली चीज़ तो ये कार्बोहाइड्रेट को बदलता है किसमें, ग्लूकोज में। वसा को बदलता है किसमें, वसा अम्ल में। प्रोटीन को बदलता है किसमें, अमीनो अम्ल में। अब आगे देखिएगा
यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है कौन? आंत्रस या फिर छोटी आंत। छोटी आंत कहाँ से प्राप्त करती है? यकृत और अग्नाशय से। अब देखिए यकृत है तो यकृत में कुछ ना कुछ तो होगा। यकृत में क्या है? पित्तरस है और पित्त लवण बनाता है। ये पित्तरस बनाएगा क्या? पित्त लवण। और यही पित्त लवण क्या करेगा? वसा को कहाँ बदलेगा? वसा की छोटी गोलिकाओं में। वसा की बड़ी गोलिकाओं से वसा की छोटी गोलिकाओं में। और ध्यान दीजिएगा ये जो प्रक्रिया है कहलाती है इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाती है? इमल्सिफिकेशन कहलाती है। वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं का छोटी गोलिकाओं में टूटना या बनना क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण। और करता कौन है? पित्त रस करता है। पित्त रस बनता है पित्त लवण में और पित्त लवण ही काम करता है। ये क्लियर हुआ। अब आइए अग्नाशय पे। अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय रस को स्राव करता है। इसमें एमिलेज एंजाइम और ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होता है। तो देखिए तीनों का अलग अलग कार्य है। एमिलेज एंजाइम क्या करता है और ट्रिप्सिन क्या करता है, लाइपेज क्या करता है? तो देखिए ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को बदलता है कहाँ? पेप्टोन्स में। लाइपेज क्या है? एक वसा पाचक एंजाइम है जो कि वसा को बदलता है वसा अम्ल में। स्टार्च को बदलता है ग्लूकोज में कौन? एमिलेज बदलता है। इस तरह क्लियर हुआ। अब देखिए छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंत हो, इनके अंदर पाए जाते हैं ऐसे दीर्घ रोम पाए जाते हैं ऐसे। और दीर्घ रोम का कार्य क्या होता है? अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देना। तो देखिए यहाँ लिखा है दार्ढ रोम, इसे बिलाई बोलते हैं। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं जो इस एरिया को बढ़ाती हैं। पहली चीज़ तो दीर्घ रोम या दार्ढ रोम बोलते हैं, इन्हें माइक्रोबिलाई बोलते हैं। ठीक है, ये बिलाई बोलते हैं। दूसरी चीज़ छोटी आंत का खूब कुंडलित हो जाना, ये भी इसका एक रीज़न है कि जो है ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। क्लियर हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। बड़ी आंत जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वार और शरीर से बाहर कर देते हैं। इसी की बड़ी आंत के माध्यम से यहीं पर क्या है? गुदा द्वार है, जिससे कि पूरा जो हमारा अपच का मटेरियल होता है वो सब बाहर कर दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। तो देखिए अब आते हैं हम श्वसन रेस्पायरेशन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। कह रहा है कि पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। बिल्कुल होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा श्वसन होता है दो टाइप का, अभी पढ़ेंगे आगे। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। दोनों को हम पढ़ेंगे। एक बार पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है? तो आप जानते हैं जो भी कुछ खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज से सबसे पहले बनता है क्या? पायरुविक एसिड। और क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है। ग्लूकोज 6 कार्बन का यौगिक है और जो पायरुविक एसिड है वो 3 कार्बन वाला यौगिक है। कितना है? 3 कार्बन वाला यौगिक है। अगर ग्लूकोज यहाँ पे 1 है तो पायरुविक एसिड बनेंगे 2, क्योंकि इसके पास 6 कार्बन है, इसके पास 3 कार्बन है, तो 2 बनेंगे पायरुविक अम्ल के अणु। ठीक है, अब देखिए अगर पायरुविक अम्ल बनने के बाद ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा एथेनॉल CO2 और ये प्लस में ऊर्जा। और ये कहाँ होता है? ईस्ट में। और इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ। अगर ऑक्सीजन का अभाव है, अनुपस्थित नहीं, अभाव है, कमी है, तो लैक्टिक अम्ल बनेगा और प्लस में ऊर्जा जो कि हमारी पेशी कोशिका में होती है। और इसी को थोड़ा समझ लीजिए, जब भी आप बहुत ज़्यादा काम करके थक जाते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है? दर्द होता है। आपके शरीर में होता है दर्द, और इस दर्द का कारण है क्या? लैक्टिक अम्ल। आपकी मांसपेशियों में क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जो कि आपके शरीर में दर्द का कारण बनता है। जब भी एसिड कोई हम दवा खाते हैं तो वो आपका जो लैक्टिक अम्ल है वो वहाँ से डिज़ोल्व होता है और वो दर्द से छुटकारा मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, ऊर्जा बनेगा। और ये कहाँ होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जो कि हमारी कोशिकाओं में होता है। उच्च श्रेणी के सभी जीवों में ये संभव होता है। क्लियर हुआ। लेकिन लैक्टिक अम्ल बनना किसी भी जीव के अंदर हो सकता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। चलिए श्वसन के 2 टाइप कौन कौन से उनको पढ़ लेते हैं। एक है वायवीय श्वसन, एक है अवायवीय श्वसन। तो देखिए वायवीय में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, बिल्कुल होगी, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होगी। ये कोशिका द्रव
वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्यों? क्योंकि कोशिका द्रव्य में पहले क्या बनेगा? पायरुविक अम्ल बनेगा, और पायरुविक अम्ल बनकर कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में हिलेगा, और यहीं पर तो क्या होगा? यहीं पर होगा इसका ऑक्सीशोषण और बनेगा 36, हालांकि 38 एटीपी होना चाहिए एटीपी। अभी आगे देखते हैं। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है लगभग 36 एटीपी। 38 एटीपी ध्यान रखिएगा, 2 बन जाती हैं कहाँ? 2 बन जाती हैं ग्लाइकोलाइसिस में, कोशिका द्रव्य में, और 36 बन जाती है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। एग्जाम्पल जैसे मानव हो गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अवायवी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त हो सकती है। दोनों एक साथ नहीं होगा, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल दोनों एक साथ नहीं होगा। अगर एथेनॉल बनेगा तो लैक्टिक अम्ल नहीं बनेगा, और लैक्टिक अम्ल बनेगा तो एथेनॉल नहीं बनेगा। तो देखिए, यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है, यानी कि सिर्फ आपका जो है ग्लाइकोलाइसिस होता है और पायरुविक अम्ल बन जाता है। कम ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे 2 एटीपी। अब यहाँ 36 है या फिर 38 है, और यहाँ पे कितना? सिर्फ 2 ही एटीपी है। जैसे ईस्ट हो गया, जीवाणु हो गए, ठीक है, और जो भी आपके निम्न श्रेणी के जीव होते हैं एक कोश के। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। देखिए, मानव श्वसन तंत्र को कैसे आपको डिफाइन करना है, यानी कि ह्यूमन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ अगर हम पूरे को एक फ्लो चार्ट में दिखाएं तो सबसे पहले होगा क्या? नासाद्वार, फिर क्या होगा? ग्रसनी होगा, फिर क्या होगा? कंठ होगा, फिर होगा श्वासनली, फिर होगा श्वसनी, फिर श्वसनिका, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े, कुपिका कोश और रुधिर वाहिकाएं। नासाद्वार से हम क्या लेंगे? O2 को लेंगे और CO2 को बाहर छोड़ देंगे। ग्रसनी जो कि भोजन और, ध्यान रखिएगा, भोजन और प्लस में वायु दोनों का एक साथ का स्रोत है ये, यानी ग्रसनी से वायु भी जाती है, भोजन भी जाता है। कंठ से भोजन और वायु दोनों के अलग अलग मार्ग हो जाएंगे। क्लियर हुआ? श्वास नली में सीधे सिर्फ क्या जाएगी? वायु जाएगी। श्वसनी आगे, श्वास नली डिवाइड होती है श्वसनी में, और ये आगे डिवाइड होती है किसमें? श्वसनिका में, और फिर ये फुफ्फुस में यानी कि फेफड़ों में पहुँचती है। फेफड़ों में क्या होता है? कोशिका कोश, और यहीं पर होती हैं क्या? रुधिर वाहिकाएँ, और यहीं कोशिका कोश में ही आदान प्रदान होता है किसका? गैसों का आदान प्रदान होता है किसका? गैसों का। O2 और CO2 का लेन देन होता है कहाँ? कोशिकाओं में। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं इसके डायग्राम को, फिर समझ में आएगा। देखिए, ये है नासाद्वार, उसके बाद आपको दिखा मुख गुहा, फिर ग्रसनी है, और फिर क्या है? कंठ है। क्लियर हुआ? कंठ से आगे श्वसनली है, फिर आपके जो है ये देखिए उपास्थि वलय का बना होता है श्वासनली। श्वासनली के ऊपर एक उपास्थि का वलय होता है, जिससे कि टूटे फूटे ना ये, इसमें कोई नुकसान ना हो एक्सीडेंटल कंडीशन में। क्लियर हुआ? आगे देखिए, यहाँ पे फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा कहते हैं, पसलियों से अंदर ढके रहते हैं। अब आगे देखिए, जो श्वसनली है ये श्वसनी में डिवाइड हो रही है, और श्वसनी आगे जा कर के श्वसनिका में, और फिर ये आगे जा कर के कोशिका कोश में डिवाइड होती है। एक कोशिका कोश को यहाँ पे दिखाया गया है। श्वसन श्वसनिकाएँ हैं, और यहाँ पे 2 कोशिकाओं को दिखाया गया। इन्हीं कोशिकाओं में होता है क्या? CO2 और O2 का लेन देन। किसका? CO2 और O2 का लेन देन होता है। और ये जो कोशिकाएँ हैं इनमें होती हैं रुधिर वाहिकाएँ, रुधिर वाहिकाएँ, और इसमें होता है RBC। क्या होता है? RBC क्या करता है? O2 को पकड़ लेता है, एब्जॉर्ब करता है, इसमें जो हीमोग्लोबिन है, और यही आगे ले जा कर के इसको पूरे कोशिकाओं में पहुंचाती है। इसकी प्रक्रिया आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। देखिए, मानव श्वसन क्रिया 2 तरह से होती है, एक है अंतः श्वसन, एक है उच्छ्वसन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। अंतः श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है। कहने का मतलब कि जो पसलियाँ हैं और डायफ्राम दोनों क्या है आपके पास जो है, इनमें आपके फैलने का जो है क्रम चालू होगा। पसलियों के संलग्न यानी पसलियों से संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती हैं। क्लियर हुआ? वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। इसके कारण से गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। यह अंतः श्वसन की प्रक्रिया। इसकी विपरीत होती है उच्छ्वसन की प्रक्रिया। देखिए, जस्ट इसकी उल्टा ही रहेगी। वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आती है, पसलियों की पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, वक्ष अपने स्थान पर वापस आता है, वायु जो है गुहा में वायु का दाब बढ़ता है, और वायु यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। ये प्रक्रिया है उच्छ्वसन की। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ठीक से, ठीक है? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। ये लिखा हुआ है अंतः श्वसन क्या है? सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या है? अंतः श्वसन। एक लाइन में डिफिनेशन क्लियर रहेगा।
उच्छ्वसन क्या है? फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना क्या है? उच्छ्वसन है। क्लियर है? स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। कौन? स्थलीय जीव। लेकिन जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, जो जलीय जीव होते हैं, आपसे कोई पूछे कि जो H2O है और H2O में घुली हुई O2 है, दो चीज़ें, सबसे पहली चीज़ तो लोग जनरली आंसर देते हैं कि जो जलीय जीव हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? कहते हैं कि जल से। हो दिखाओ तो उन्हें, कहते इसी वाले ऑक्सीजन से, तो कहते हैं हाँ इसी से। लेकिन ऐसा नहीं है, H2O जल में नहीं टूटता है, H2O से नहीं मिलता है उनको ऑक्सीजन, H2O में घुली रहती है। कौन? इसी के आसपास O2 होती है, इसी में डिजॉल्व होती है, O2 को ही लेते हैं जलीय जीव फेफड़ों की मदद से, सॉरी गलफड़ों की मदद से। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यह है गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। कूपिका, रक्त और ऊतकों के बीच गैसीय आदान प्रदान कैसे होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, वायु जो कि O2 इसमें मौजूद है, वायु में O2 होती है, कितना होता है, कितने परसेंट होती है? 21% क्या O2 होता है, 78% क्या N2 होता है, और ये दोनों मिलकर कितना बनाते हैं? 99% गैसों का पूरा बना लेते हैं। क्लियर हुआ? 99% गैस ये अपना जो है संगठन तैयार करती हैं, O2 और N2 मिल करके। लेकिन हमें पढ़ना कुछ और है। देखिए, वायु से बद्ध है कौन? O2, और ये कहाँ जाएगी? सीधे आपकी कूपिका में जाएगी, क्योंकि बीच में कोई अवरोधक नहीं है। आप नाक से यानी नासुद्वार से सांस को लोगे तो O2 कहाँ जाएगी? फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों से आपके जो है ये कूपिकाओं में जाएगी, और कूपिकाओं में ही तो क्या है? रक्त वाहिकाएँ हैं। यहाँ पे जो O2 है ये RBC के हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगी और क्या बनाएगी? HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, समझ लीजिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। उसके बाद आगे देखिए, ये प्रक्रिया होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं तक जाएगी। कहाँ जाएगी? कोशिकाओं तक जाएगी, और सेल में यानी कोशिकाओं में ये छोड़ देगी किसको? O2 को। कौन? हीमोग्लोबिन, और वापस आ जाएगी। आगे देखिए, CO2 का उत्पादन हुआ कहाँ? ऊतक में या कोशिका में। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये प्रक्रिया ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से उत्पन्न हुई थी। मतलब O2 कैसे उत्पन्न हुआ? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। अब ध्यान दीजिए, हालांकि इसको आप ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ समझिएगा, इसी में समझ लीजिए। हीमोग्लोबिन बनने के बाद में कोशिका में जाएगी। कोशिका में क्या होगा? धमनी द्वारा O2 को ऊतकों में, यानी कि ऊतकों में भी वही बात चल रही है, ऊतकों में यानी कोशिकाओं में पहुँचाया जाएगा, और यही ग्लूकोज का यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, कोशिका में या ऊतक में। और CO2 कहाँ उत्पन्न होगी? कोशिका या ऊतक में। अब यहाँ से अगला पॉइंट आप समझिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुई। CO2 उत्पन्न हुई कहाँ? कोशिका में या ऊतक में। अब देखिए, ये जो CO2 है रक्त वाहिकाओं में आपकी जो है हिल जाएगी, मतलब घुल जाएगी, और CO2 रक्त में क्या होगी? विसरित होगी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, CO2 का जो है हीमोग्लोबिन की मदद से संवहन नहीं होता, लेकिन O2 का होता है। बस वही लगभग 10% का जो है लगभग आता है हिसाब किताब, कि आपका हीमोग्लोबिन 10% CO2 को पीछे पीछे थोड़ा सा उसमें लगा के ले आती है। जैसे कि लोग जाते हैं ट्रक पे पीछे लटक जाते हैं, वैसे ही काम होता है, लेकिन अपने अंदर रख करके ये हीमोग्लोबिन CO2 को लेकर के नहीं आती है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न है कि CO2 हीमोग्लोबिन से जल्दी अटैच नहीं होती, बंधुता जो इसकी कम है। अच्छा, ये जो है बाइकार्बोनेट के रूप में अधिकतर आती है, H2CO3 के रूप में। लगभग 60% CO2 का जो है गैसीय आदान प्रदान किससे होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा, H2CO3। आगे समझते हैं इसको, थोड़ा सा आगे समझते हैं इसको। देखिए, रक्त वाहिका द्वारा कूपिका में, और कूपिका में क्या होगा? CO2 कूपिका कोश में विसरित हो जाएगा। फिर क्या होगा? CO2 का मोचन होगा, नासाद्वार से बाहर वायुमंडल में छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार O2 और CO2 का आदान प्रदान कैसे होता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हीमोग्लोबिन जुड़ता है ऑक्सीजन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और CO2 जो है अधिकतर बाइकार्बोनेट के रूप में आता है, यानी H2CO3 के रूप में वहाँ से वहन करता है। CO2 जो है मुख्य रूप से आप ये मत कहना कि हीमोग्लोबिन उसको लेकर के आती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे, संवहन पे आते हैं। संवहन, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र
संवहन तंत्र कहलाता है और इसका जो मेन मुखिया है कौन सा है, हार्ट, हृदय है। देखते हैं इसके कितने अवयव हैं। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं। पहला है हृदय, दूसरा है रक्त नलिकाएं जिसमें धमनी और सिरा आते हैं, और नेक्स्ट है वहन माध्यम जिसमें रक्त और लसिका आते हैं, यानी कि फ्लूइड जो आपका मीडियम है उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम तीनों को पढ़ लेंगे, फिर हम डिटेल में आएंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ रक्त के बारे में पढ़ेंगे, हृदय को भी पढ़ते हैं, ब्लड को पढ़ेंगे, रक्त को पढ़ेंगे। तो देखिए मेनली जो ब्लड है वो 2 पार्ट्स पहले डिवाइड होता है। पहला तो है ठोस अवयव। ठोस का मतलब कोई वो चीज़ नहीं है कि आप हथौड़े लेकर तोड़ो, हथौड़े से तोड़ने की चीज़ नहीं है। ठोस का मतलब यहाँ पे कोशिकाओं से है। किससे है, कोशिकाओं से मतलब है। ठोस का मतलब किससे है, कोशिकाओं से मतलब है ठोस का, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट कैसा है, द्रव्य अवस्था जिसमें प्लाज्मा है। प्लाज्मा कोई कोशिका नहीं है, सिर्फ ये लिक्विड फॉर्म में है, एक फ्लूइड है। क्लियर हुआ। पहले ठोस अवयव को पढ़ लेते हैं। ठोस अवयव को पहले पढ़ते हैं। ठोस अवयव में आपके पास में आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं मतलब कि डब्ल्यूबीसी होती हैं, रक्त प्लेटलेट्स होती हैं यानी कि आप जानते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। क्लियर हुआ। देखिए लाल रक्त कणिकाओं का काम क्या है, O2 और CO2 का वहन मुख्य और इम्पोर्टेंट कार्य ही है, और हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है जो कि आरबीसी को क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है। क्लियर हुआ, लाल रंग इसको प्रदान करता है, इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। आगे श्वेत रक्त कणिकाओं पे आते हैं। शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक है कौन, आपका जो है डब्ल्यूबीसी इंपॉर्टेंट रहेगा। डब्ल्यूबीसी आपका जो है डब्ल्यूबीसी श्वेत ब्लड यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स क्या करती हैं, शरीर को रोग मुक्त रखने में मदद करती हैं। प्लेटलेट्स का जो कार्य है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। 3 से 4 मिनट में कटने पिटने के बाद में रक्त जम जाता है, तो इसके लिए मददगार कौन है, आपका रुधिर प्लेटलेट्स होता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसके हम आते हैं द्रव्य माध्यम पे आते हैं, इसके द्रव्य माध्यम पे आते हैं। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं इसके द्रव्य माध्यम पे। तो देखिए द्रव्य माध्यम की बात करें तो ये पीले रंग का पदार्थ है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, येलो होता है। कैसा होता है, येलोविश होता है। और जैसे आपने देखा होगा सरसों क्या नाम है, गेहूं का भूसा देखा, गेहूं का भूसा, स्ट्रॉ मतलब भूसा, तो बिल्कुल स्ट्रॉ के जैसा होता है, भूसे के जैसा होता है, उसका रंग बिल्कुल पीला भी नहीं होता। क्लियर हुआ। जिसमें 90% वाटर यानी कि जल होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको टिक करी रहेगा। कितना, 90% इसमें क्या है, वाटर होता है। तथा शेष अवयव कैसे हैं, जैविक हैं। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन हो गई, एल्ब्यूमिन हो गई, ग्लोब्यूलिन हो गई, और आजीवन में से खनिज तत्व हो गए। इसमें आपके पास में जैसे पोटेशियम हो गया, आपके पास में जो है कैल्शियम हो गया, इसमें थोड़ी मात्रा में आयरन भी होता है। ऐसे बहुत सारे खनिज जो है आपके एलिमेंट्स होते हैं, इसमें प्लाज्मा में होते हैं। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगले अपने स्लाइड पे आते हैं। देखिए रक्त वाहिकाओं की बात करें तो 2 टाइप की हैं, धमनी और सिरा। दोनों को समझिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए धमनी की बात करें तो ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं कौन, धमनियाँ ले जाती हैं। लेकिन एक अपवाद है, एक अपवाद कौन है, फुफ्फुस धमनी। ये अनाक्सीकृत रुधिर को जो है रुधिर की जो है अपने अंदर ये इनको वहन करती हैं। अगर हम धमनी की बात करें तो ऑक्सीकृत होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अनाक्सीकृत आपका रुधिर होता है, इतना ध्यान रखना आपको। ऐसे ही इधर आएँ तो सिराएं विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत रुधिर शरीर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं, और अपवाद के रूप में क्या है, फुफ्फुस सिरा। और फुफ्फुस सिरा इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीकृत रुधिर होता है। अभी आगे इसको बिल्कुल समझाएंगे। आगे देखिए धमनी की भित्ति मोटी और अधिक लचीली होती है। क्यों, इसका रीज़न ये है क्योंकि रुधिर को हृदय से पूरे शरीर में ले जाना होता है, और अगर ये कमज़ोर होगी तो फट सकती हैं, इसलिए इनकी भित्ति मोटी होती है, अधिक प्रेशर को ये सहन कर पाएँ। क्लियर हुआ। वाल्व नहीं होते हैं किसमें, धमनी में। धमनी में ये सतही नहीं होती, ये ऊतकों के नीचे पाई जाती है। क्यों, ये डीप सीटेड क्यों है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि मोटी भित्ति वाली है। अगर ये ऊपर होगी, अगर ये कट गई बाई चांस, मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में कट गई,
तो धमनी कटने के बाद में पूरे हृदय का खून बाहर निकल जाएगा, जो कि कैसा है, जो कि ऑक्सीकृत है, शुद्ध है। और वही शुद्ध जल में ऑक्सीजन, शुद्ध जल में नहीं, शुद्ध रुधिर में क्या है, ऑक्सीजन है, और यही तो आपको जिंदा रखे हुए। और यही अगर निकल गई तो तुरंत मर जाओगे, लेकिन सिराओं में अगर कुछ कट फिट गया तो कुछ देर जिंदा रहोगे, क्योंकि उसमें अशुद्ध वैसे भी है, CO2 मिक्स है उसमें। क्लियर हुआ, डीप सीटेड होती है, इसीलिए आगे आते हैं, सिराओं में आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अपवाद के रूप में फुफ्फुस सिरा में कैसा है, ऑक्सीकृत रुधिर होता है। सिरा की भित्ति कम मोटी और कम लचीली होती है। क्लियर हुआ, वाल्व होते हैं और ये सतही होती है, सरफिशियल होती है। आप जो भी देखा करते हैं ऊपर, ये जो है आपका जो नसें दिखती हैं, ये सब कैसी हैं, ये सब सिराएँ होती हैं। इसमें अशुद्ध रुधिर होता है, कभी कभी नीली कलर की भी दिखती है। क्यों? क्योंकि उसमें CO2 मिक्स होती है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। ये देखिए, ये है मानव शरीर में रुधिर सर्कुलेशन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का एक डायग्रामेटिक जो है व्यू है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, शरीर के अंग से हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए बॉडी पार्ट्स हैं। बॉडी पार्ट से आप जानते हैं कि पूरी बॉडी पार्ट में सेल होती हैं। सेलों में होगा क्या, ऑक्सीडेशन, और बनेगी क्या, आपकी बनेगी CO2, जो कि मिक्स हो गई कहाँ, ब्लड में। कहाँ मिक्स हो गई, ब्लड में। इसलिए ये जो यहाँ पूरे शरीर का जो रक्त है कैसा हो गया, बी ऑक्सीजनित हो गया या फिर अनऑक्सीजनित हो गया, यानी कि CO2 मिक्स हो गई, अशुद्ध हो गया। तो देखिए यहाँ से ये रुधिर निकल कर कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा बाएं अलिंद में। कहाँ जाएगा, बाएं अलिंद में जाएगा। और इसे क्या बोलेंगे, प्रमुख महाशिरा। क्या बोलेंगे, प्रमुख महाशिरा। और इसमें क्या है, बी ऑक्सीजनित जो है आपका रुधिर है, अशुद्ध है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से जाएगा दाएं नीले में, और ये इसको पंप कर देगा कहाँ, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ, फेफड़ों में। कहाँ, फेफड़ों में इसको पंप करेगा। और फेफड़ों में जाने के बाद में ये रुधिर फेफड़ों में ही शुद्ध होगा। रुधिर शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ों में शुद्ध होता है। ये मत कहना कि हृदय में शुद्ध होता है, नहीं। हार्ट में रुधिर सिर्फ पंप किया जाता है, शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ों में शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद में देखिए, शुद्ध होने के बाद में फुफ्फुस सिराओं के द्वारा, किससे, फुफ्फुस सिराओं के द्वारा बी ऑक्सीजनीकृत। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ गलत हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीजनीकृत होना चाहिए था, ऑक्सीकृत या ऑक्सीजनीकृत रुधिर कहाँ जाएगा, बाएं अलिंद में जाएगा। और ये क्या करेगा, इसको पंप कर देगा कहाँ, बाएं नीले में। और यहाँ से ये पूरी बॉडी में फिर से पहुँच जाएगा प्रमुख महाधमनी के द्वारा, जिसमें कि आपका कैसा है, ऑक्सीजनित, ये गलत हो गया है, ऑक्सीजनीकृत रुधिर होगा। किसमें, प्रमुख महाधमनी में, धमनी महाधमनी में। ठीक है, ये प्रमुख महाशिरा है, शिरा महाशिरा है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले चित्र पे। देखिए कह कि मानव हृदय एक पंप की तरह होता है, जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। बात क्लियर हुआ, एक पंप है। अलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर को भेजना होता है। ध्यान रखिएगा, नीले की जो भित्ति है वो मोटी होती है। इसका रीज़न यही है कि नीले ही तो पूरे शरीर में ब्लड को फ्लो करता है। जो भी BP हाई या लो होता है वो जो है नीले के कारण से ही होता है। यही पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करता है उच्च दाब पर। ठीक है, क्लियर हुआ। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। कई सारे वाल्व होते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वाल्व को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लसिका, लिम्फ। एक तरल ऊतक है, जैसे कि आपका ब्लड एक ऊतक होता है, वैसे भी लसिका क्या है, एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन होती है। यही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या है, प्रोटीन होती है। लसिका वहन में सहायता करता है। ठीक है, वैसे लसिका जो है रुधिर वाहिकाओं से जुड़ा होता है, कोशिकाओं के बीच में एक पुल का कार्य करता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। ये देखिए, मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, इसको समझिए एक बार। देखिए, ये है दायां अलिंद और ये है दायां निलय, ये है आपका बायां अलिंद और ये आपका है बायां निलय। सबसे पहली चीज़, अगर आपसे पूछे कि कितने होते हैं हार्ट, तो हार्ट होता है एक। क्या किसी के दो तो नहीं है? अगर दो हों तो कितनी अच्छी बात है, एक टूट भी जाए तो भी एक रहे, है कि नहीं। तो हार्ट एक ही होता है। ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा है? बंद मुट्ठी के आकार का है। अगर आपसे पूछे कि इसका आकार कैसा होता है,
बंद मुट्ठी के आकार का होता है। क्लियर है। ये जो है आपके पसलियों के नीचे थोड़ा सा ये जो है आपका जो है लेफ्ट साइड होता है। कैसा होता है? लेफ्ट साइड होता है। क्लियर हुआ। अगर इसकी स्थिति पूछे तो लेफ्ट साइड हल्का सा लेफ्ट साइड होता है, ये इसकी स्थिति है। और डायाफ्राम से ऊपर होता है, इसके नीचे डायाफ्राम पाया जाता है। क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4 कोष्ठ ही है ये। हृदय में कितने कोष्ठ हैं? 4 कोष्ठ, 2 निलय और 2 अलिंद। तो दायां अलिंद हो गया, दायां निलय हो गया, बायां अलिंद हो गया और बायां निलय हो गया। ध्यान दीजिए, ये चारों कोष्ठ आप देख रहे हैं ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दायां अलिंद और दायां निलय यहाँ से अलग है इसका पार्ट, बायां अलिंद और बायां निलय ये इसका अलग पार्ट है, यानी बीच में ये डिवाइजर है। विभाजिका बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? विभाजिका। तो विभाजिका क्या करती है? दाएं अलिंद को और दाएं निलय को, बाएं अलिंद को और बाएं निलय को, यानी कि दोनों को अलग अलग करती है। क्लियर हुआ? बात क्लियर हुई? अब देखिए, हम दाएं तरफ पहले पढ़ते हैं। दाएं अलिंद और दाएं निलय को देखिए। दायां अलिंद, जैसा कि मैंने पहले कहा कि दाएं अलिंद में ही आपके पूरे शरीर से, निचले शरीर की निचली पार्ट है, यहाँ से यानी कि निचले पार्ट से जितना भी आपका अशुद्ध रक्त होगा कहाँ जाएगा? दाएं अलिंद में जाएगा। ये यहाँ जाएगा, यहाँ से पंप किया गया और सीधे कहाँ गया? दाएं नीले में गया। दाएं नीले से पंप कर दिया गया, सीधे यहाँ निकल गया और सीधे ये कहाँ जाएगा? सीधे ये जाएगा कहाँ? ये जाएगा फेफड़ों को। एक फेफड़ा ये हो गया और एक फेफड़ा जो है आपका इधर भी होता है। 2 फेफड़े होते हैं ना, ठीक है, 2 फेफड़े होते हैं। तो दोनों फेफड़ों में चला गया। अब फेफड़ों में ये शुद्ध हुआ और शुद्ध होने के बाद वापस कहाँ आएगा? वापस आएगा फेफड़ों से कहाँ? फुफ्फुस सिराओं की मदद से फिर से ये कहाँ आ गया? फिर समझिए इसको, यहाँ शुद्ध हुआ। फुफ्फुस धमनियों से कहाँ गया? फुफ्फुस धमनियों से होकर के कहाँ गया? ये गया आपके जो है फेफड़ों में गया। फेफड़ों में गया। यहाँ कहीं क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर फेफड़ा है, तो फुफ्फुस धमनियों से कहाँ गया? फेफड़ों में। यहीं शुद्ध होकर कहाँ चला गया? फुफ्फुस सिराओं से होते हुए ये बाएं अलिंद में गया और बाएं अलिंद से कहाँ आ गया? बाएं नीले में आ गया और बाएं नीले से ही इसको पंप कर दिया गया। देखो ये चला गया सीधे महाधमनी में। कहाँ? महाधमनी में। और यही महाधमनी पूरी बॉडी में क्या कर देगी? ब्लड को फ्लो कर देगी, फिर से शुद्ध रक्त आपके शरीर में पहुँच जाएगा। क्लियर हुआ? पूरा प्रक्रम समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। देखिए, अब नेक्स्ट अपना हमारा जो टॉपिक है ये है क्या? पादपों में परिवहन। ठीक है, ये है आपका पौधों में परिवहन। कैसे होता है? जाइलम और फ्लोएम 2 आपके जो इसमें तंत्र हैं और इन्हीं दोनों की मदद से क्या होता है? पौधों में परिवहन होता है। आगे देखिए, जाइलम का जो कार्य है इसको पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट है। जाइलम जो है पौधों में जल और खनिज पदार्थों को ऊपर पत्ती तक ले जाता है और उसमें आगे फिर प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जिससे भोजन बनता है, आप जानते हैं। आगे देखिए, पादप तंत्र का एक अवयव है कौन? जाइलम, जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों और जो है जल को वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। 2 चीज़ें समझ में आई। यानी कि जाइलम क्या करता है? पौधों के नीचे जड़ों से जल और खनिज पदार्थों को ऊपर ले जाएगा पत्तियों में, पौधों के अन्य भागों में जहाँ पर भोजन को बनाना होगा, वहीं से बने हुए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में या जड़ों तक कहीं भी ले जाने के लिए फ्लोएम जिम्मेदार होता है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण के अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है। इसी के साथ एक जल स्तंभ बनता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता रहता है। इसे बोलते हैं जल दाब। ठीक है, यही जल दाब को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है और ये कहलाता है क्या? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्लियर रखना, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, इस प्रक्रम में जो सहायता मिलती है इसकी बात करते हैं। देखिए, जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तक जल तथा विलय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक। अगर जल ऊपर चढ़ेगा, H2O का जो मॉलिक्यूल है, H2O के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। H2O क्योंकि दोनों कैसे हैं? दोनों ध्रुवीय हैं,
दोनों में ससंजन बल लगेगा। क्या लगेगा? ससंजन बल। एक शब्द आप ही आगे आप क्योंकि ज़्यादा टफ पढ़ाएंगे समझ में आएगा नहीं। ससंजन बल होता है, एडहेसिव फोर्स होता है जो कि समान प्रकार के अणुओं में लगता है। एक जल ऊपर बढ़ेगा तो दूसरा दूसरे वाले को खींचेगा। इस प्रकार से एक जो है ट्रांसपैरेशन पूल बन जाता है और इसी के कारण जो है ऊपर की ओर जल उसमें गति करता रहता है। आगे देखिए, इसी का जो एक यानी जल के माध्यम से ही पौधों में ताप नियमन का भी कार्य होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अगले टर्म पे आते हैं। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में कैसे होता है, इस पर चर्चा करते थोड़ा सा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। क्लियर हुआ? जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। किसका? उत्पादों का। उत्पाद का मतलब भोजन का। किसका? भोजन का, जो कि बना किससे है? फोटोसिंथेसिस से। आगे पढ़िए, कह रहा कि स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि भोजन का जो आपका स्थानांतरण है ये बहुमुखी होता है, बहुदिशीय होता है। क्लियर हुआ? लेकिन जल का और खनिज पदार्थों का बहुदिशीय नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। ध्यान रखिएगा, जो भोजन बनता है इसका जो है जब बनता है तो स्टार्च के रूप में होता है। किसके? स्टार्च के रूप में ये स्टोर होता है। एक बार फिर समझिए, इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट समझिएगा। समझिए, भोजन का निर्माण हुआ तो ग्लूकोज बना। क्या बना? ग्लूकोज बना। ये क्या है? ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज बना है तो ग्लूकोज है, लेकिन जब ये इकट्ठा होगा कहीं पर तो इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे स्टार्च। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिल करके बनाते हैं क्या? स्टार्च। लेकिन जब इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा, यानी कि क्या? स्थानांतरण करना होगा, तो ये जाएगा सुक्रोज के रूप में। इम्पोर्टेंट कर लीजिए इसको, यानी कि बन रहा है ग्लूकोज, इकट्ठा हो रहा है स्टार्च के रूप में और स्थानांतरण हो रहा है सुक्रोज के रूप में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। मानव में उत्सर्जन पढ़ते हैं। देखिए, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे आप कुछ भी खाइए, खाने पीने के बाद में कोई भी चीज़ खाइए तो उसमें कुछ हानिकारक चीज़ें होती हैं। जैसे आपने मान लिया भोजन खाया, आपको प्रोटीन मिल गया। आपको क्या मिला? आपको मिला प्रोटीन। आपको प्रोटीन मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, ऐसे बहुत विटामिन्स मिल गया। ठीक है, विटामिन्स मिल गया आपको जो है ऐसे जो भी आपको चाहिए चीज़ें मिल जा रही हैं, जो भी आपके पास में खनिज तत्व वो भी मिल रहे हैं, लेकिन उसी के साथ में कुछ हानिकारक चीज़ें, विषैली चीज़ें मिल रही हैं। तो जैसे कि आपके यूरिक एसिड हो गया। क्या हो गया? यूरिक एसिड हो गया। यूरिक एसिड नहीं कि यूरिया हो गया, या फिर कुछ मात्रा में आपके पास में जो अनावश्यक कौन से अनावश्यक अमीनो अम्ल हो गए, अमीनो एसिड हो गए, तो इनका क्या होता है? शरीर से बाहर उत्सर्जन होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और जब ये बाहर निकलेंगे नहीं तो ये आपके शरीर में क्या कर देंगे? विषाक्त उत्पन्न करेंगे, जिससे कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ घटित हो सकता है, जो कि बिल्कुल हानिकारक हो सकता है। इसलिए ये प्रक्रिया होती है कौन सी? उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। इसको पढ़ते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों की उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को निष्कासित करते हैं, क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। एक कोष के जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में क्या करते हैं? विसर्जित करते हैं। लेकिन जो बहुकोष के से मानव हो गया, उनमें यह प्रक्रिया थोड़ा सा अलग टाइप की है। देखिए, मानव की बात करें तो इसमें देखिएगा, मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार से हैं। एक जोड़ा वृक्क है। कितना है? एक जोड़ा है। एक नहीं कहिएगा, एक जोड़ा वृक्क है, एक जोड़ी किडनी है, एक जोड़ा क्या है? मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर है, एक जोड़ा क्या है? मूत्राशय है।
इसे एक जोड़ा मत समझिएगा, सॉरी एक मूत्राशय, सही बात, एक ही लिखा, मुझे जोड़ा समझ रहा था। एक क्या है, एक मूत्राशय है और एक क्या है, यूरेथ्रा, यानी कि एक मूत्र मार्ग है। एक बार डायग्राम को समझते हैं, एक बार देखते हैं इसको। देखिए बाईं वृक्क धमनी यहाँ से आई हुई है जो कि जुड़ी है वृक्क में। इसको एक बार डायग्राम को एनसीईआरटी बुक में एक बार देख लीजिएगा, तो बनाकर सीख लीजिएगा। बायां वृक्क हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये वाला हमारा दायां वृक्क हो जाएगा। बाईं वृक्क सिरा है, ऐसे इधर भी आपकी दाईं वृक्क सिरा होगी। महाधमनी है ये जो रेड कलर में है। बाईं मूत्रवाहिनी है, आप देख सकते हैं, और ये महाशिरा हो गया, और यहाँ से ये मूत्राशय हो गया। इस डायग्राम को छोटा, यहाँ पे छोटा डायग्राम है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। यहाँ से सेशन यानी कि मूत्र मार्ग है, इससे बाहर आपका निकल जाता है। इस डायग्राम को, ये इम्पोर्टेंट कम है, लेकिन अभी इसके बाद एक डायग्राम मिलेगा, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, उस डायग्राम को भी मिलेगा वो। देखिए वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ कहाँ जाएगा, मूत्राशय में एकत्रित होगा। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में जो वर्ज्य यानी कि हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छान कर बाहर करना होता है। ठीक है, यही तो उद्देश्य है मूत्र बनने का। ठीक है, वृक्क में मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, वृक्क संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु नेफ्रॉन है। यही नेफ्रॉन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वृक्क में नेफ्रॉन और जो है ब्रेन यानी कि तंत्रिका तंत्र में आपकी जो है न्यूरॉन्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूरॉन्स वहाँ पे, यहाँ पे नेफ्रॉन है, दोनों में अंतर समझिएगा। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार है। पहला है कोशिका गुच्छ, जिसे बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसकी जो संरचना है ये कटोरे जैसी होती है। कैसी, कटोरे जैसी संरचना होती है किसकी, ग्लोमेरुलस की, और यही क्या करता है, रुधिर को छानता है। ये पतली भित्ति वाला कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। दूसरा जो है पार्ट इसका बोमन संपुट है। तीसरा पार्ट है नलिकाकार भाग, इसमें पीसीटी आता है और डीसीटी आता है, और एक है संग्राहक वाहिनी, जिसमें आपका बना हुआ मूत्र इकट्ठा होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर दिखाते हैं आपको उस डायग्राम को। देखिए वृक्क में उत्सर्जन की कार्यविधि कैसे होती है, यहाँ देखिए, ये है ग्लोमेरुलस, कोशिका गुच्छ है जो कि रुधिर वाहिनिकाओं से बना हुआ है, और इसी में आप देख सकते हैं बोमेन संपुट इसी में रखा हुआ है, किसमें, ग्लोमेरुलस में रखा हुआ है। ये देखिए, ये जो है ये आपके पास वृक्क धमनी है, और यही आगे वृक्क सिरा हो गई है। बोमेन संपुट से निकलने के बाद ये क्या हो गई है, यही वृक्क सिरा हो गई है। उसके बाद वृक्क धमनी आप देख लीजिए नीले कलर की, इसका मतलब ये इसमें CO2 मिक्स होगी। आगे देखिए वृक्क आणु का नलिकाकार भाग, यहाँ से ये आपका PCT हो जाएगा, और आगे की पार्ट को बोलेंगे, इसको बोलेंगे DCT बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है, ये आपका संग्राहक नलिका है। इसके लिए आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो आपको मिलेगा, उसको देखिएगा, बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैंने इसको सेपरेट एक वीडियो में इसके पूरी सिस्टमेटिक चीज़ों को, यही नहीं, आपको हार्ट के बारे में एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, आपको जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि तीनों सिस्टम, जो भी सिस्टम आपके पास इसमें है इस चैप्टर में, उन सभी का एक सेपरेट वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से उसको देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। चलिए, कोशिका गुच्छ निस्यंदन, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है, तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, ये प्रक्रिया होती है कहाँ, ये होती है बोमन संपुट, यानी कि यहाँ पे होती है। ठीक है, इस जगह पे होती है। आगे कह रहा है कि वर्णात्मक पुनः अवशोषण वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल पुनः अवशोषित हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर समझिए। यहाँ ये इस पार्ट को एक बार फिर देखिए, इस पार्ट को देखिए। जो हमने कहा था कि PCT यहाँ पे है, क्या है, PCT और DCT। PCT और DCT दोनों मिलकर क्या करते हैं, चयनात्मक या जो है आपका वर्णात्मक पुनः अवशोषण होता है, जो भी यहाँ छनता है। क्यों, क्योंकि लगभग 180 लीटर, कितना, 180 लीटर छनित्र ये पर डे, यानी कि हर रोज़ छान लेते हैं। कौन, दोनों वृक्क मिलकर के। अगर ये पुनः अवशोषित ना हो कोशिकाओं में, तो बताइए कि 180 लीटर रोज़
भाई कितना होता है, आप मुश्किल से 60 केजी के होंगे, 50 केजी के होंगे, 45 केजी के होंगे, 35 केजी के होंगे, तो 120 किलो के तो आप हो भी नहीं, है कि नहीं। लेकिन यही बार बार इसमें क्षमता रहता है, ये कह रहे हैं बार बार जो भी आपका ब्लड है क्षमता रहता है वृक्क से, और कुल निस्यंद कितना 180 लीटर हो जाता है। तो इसमें बनता कितना है, 1 से मात्र 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर ही क्या बनता है आपका यूरिन बनता है। तो बाकी का बचा हुआ जो भी पार्ट है वो 99% आपका जो वापस हो जाता है। आगे नलिका स्रावण, यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से क्या होता है संग्रहित होता है। और कहाँ पे होता है देखो, इससे होते हुए आगे बढ़ेगा। और अगर हम बात करें तो हालांकि वो बहुत पीछे बना हुआ है डायग्राम, इस डायग्राम पे नहीं है। जो आपका मूत्राशय होता है उसी में क्या होता है इकट्ठा होता है, और मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर वो उत्सर्जित भी हो जाता है। मिक्स्चुरेशन क्या बोलते हैं उसे, मिक्स्चुरेशन बोलते हैं, मिक्स्चुरेशन एक पॉइंट होता है जब आपको क्या होता है उत्सर्जन का आपको आभास होता है, महसूस होता है कि आपको उसको बाहर उत्सर्जित करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे, ये आपका लास्ट होगा शायद। कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसे बोलते हैं कृत्रिम वृक्क, या इसे बोलते हैं अपोहन, या इसे बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट। ये कृत्रिम है मतलब कि आर्टिफिशियल है। अच्छा, नोट करिए इस पॉइंट को। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। कितना, 180 लीटर, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन लगभग 1.2 लीटर ही है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है, और यही कहलाता है क्या, चयनात्मक पुनः अवशोषण। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो छनित्र है उसमें ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है आपके पदार्थ होते हैं जो कि बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और वो सब बाहर निकल जाएंगे तो बचेगा क्या, इसलिए उसका पुनः क्या करते हैं बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसी पीसीटी और डीसीटी यानी कि नलिकाकार भाग के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझा देते हैं थोड़ा सा। डायग्राम कहाँ गया, हाँ इसमें देखिएगा, कभी अगर पूछ ले तो यहाँ से इस पार्ट को बोलते हैं हेनले का लूप। क्या बोलते हैं, हेनले का लूप, हेनले का लूप। और इसकी अगर हम आकार की बात करें तो हेयर पिन जैसा होता है, हेयर पिन, ध्यान रखिएगा, हेयर पिन की तरह होता है। इन 2 पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा कहीं पर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्रम पे क्या है। हाँ, पादप में उत्सर्जन, इस पॉइंट को एक बार पढ़ लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। क्लियर हुआ। पादप से बहुत से पादप जो है अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित करते हैं, और जैसे कि रेजिन, गोंद आप देखते हैं, अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन हो गया, गोंद हो गया, रूप में पुराने जाइलम में संचित होते हैं। जिससे कि आप जानते हैं कि लकड़ी पक जाती है, रेड कलर की हो जाती है, उसमें जाइलम क्या हो जाता है मजबूत हो जाता है, उसमें आपके रेजिन और गोंद जैसी चीज़ें होती हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। इस प्रकार पादप में उत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। इस प्रकार हमने इस पूरे अध्याय को बिल्कुल आपको समझा दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और आपके एग्ज़ाम से पहले अगर आप इस वीडियो को देख लिए होंगे तो बिल्कुल ये आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में अगले एक चैप्टर के साथ में। बिल्कुल फुल चैप्टर को हम लेंगे और एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज़ को, और समझाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।